नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें आवास, वन, शहरी विकास, राजस्व, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी विधानसभा सत्र के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। 6 सितंबर से 12 सितंबर तक उत्तराखंड का विधानसभा सत्र देहरादून में होगा। ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्विस सेक्टर नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ। इसमें 2000 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक के पद हैं और जो 6 विभाग हैं वो है खेल विभाग, सबसे इम्पोर्टेंट तो पुलिस विभाग सर पुलिस विभाग भी है। उसमें पुलिस विभाग में इस बार हम लोगों ने, सर मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा की तर्ज पर इस बार हमने 2 पद डिप्टी एसपी के भी पुलिस विभाग में अपने कुशल खिलाड़ियों के लिए चिन्हित किए हैं। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है और इससे मैं समझता हूँ हमारी खेल प्रतिभा को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, खेल, युवा कल्याण, गृह विभाग, इसमें पुलिस है, और वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग। इसमें जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आएंगे उनके लिए सीधी भर्ती का प्रावधान। सर ये विभाग होता है पुलिस, गृह 1, खेल 2, वन 3, माध्यमिक शिक्षा, परिवहन 5 और युवा कल्याण विभाग। अधिक विभाग अलग अलग है। इसी के साथ साथ अभी तक हमारे प्रदेश में जो खेल विभाग की राजपत्रित नियमावली थी, हम लोग यूपी की नियमावली फॉलो कर रहे थे सन 86 की, तो उसको भी हम रिप्लेस करके अब 2023 की हमारी अपनी नई नियमावली आएगी, जिससे कि हमारे जो उत्तराखंड में जो खेल विभाग के राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी सर्विस कंडीशन उसी से अब तय की जाएगी। महत्वपूर्ण मत था प्रदेश के लिए कृषि विभाग का। इसके सेब की अति सघन बागवानी की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी टोटल लागत है 808 करोड़ रुपए और ये 8 वर्ष के लिए चलेगी। जैसे आपको पता ही है, हिमाचल में सेब का काम बहुत अच्छा होता है, J&K में भी अच्छा होता है। उत्तराखंड में जो क्षेत्र हिमाचल के साथ सटा हुआ है वहाँ तो सेब है, फिर भी वो हिमाचल से थोड़ा पीछे है। और इसकी पिछले 6 महीने में काफ़ी स्टडी की गई, मैकेंजी को भी लगाया गया और पूरा अध्ययन करके ये योजना बनाई गई है। इसमें 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल विभिन्न जनपदों का कवर किया जाएगा और 60% किसान को सब्सिडी दी जाएगी और 40% किसान ने अपना लगाना है। इसमें करीब 20% उसकी जो लेबर है वो कंपोनेंट आ जाता है और फाइनेंशियल कंपोनेंट का करीब 20% उसको खुद लगाना होगा। और हिमाचल में आज की तारीख में सब्सिडी नहीं है और J&K में 50% है और इससे हमें पूरा यकीन है कि ये एक बहुत ही प्रदेश के लिए एक अच्छी योजना सिद्ध होगी। और इसमें जो अभी हमारी उत्पादकता 2.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, इसको 25 मेट्रिक टन तक बढ़ने का अनुमान है। और करीब अभी जो व्यवसाय हमारे प्रदेश में करीब 200 करोड़ रुपए का सेब का व्यवसाय होता है, एक अनुमान के मुताबिक ये 2000 करोड़ रुपए तक 8 साल के बाद जाने की संभावना। चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। इसमें पहले चिकित्सा विभाग में जो नर्सों की भर्ती के लिए किया गया था कि वर्षवार ही उनकी भर्ती की जाएगी, लेकिन वो निर्णय केवल चिकित्सा विभाग के लिए किया गया था, चिकित्सा शिक्षा के लिए नहीं। तो आज माननीय कैबिनेट ने जो एक बार के लिए ये शिथिलता दी है कि चिकित्सा शिक्षा में मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी जो नर्सों की भर्ती है वो वर्षवार जो उन्होंने किया है उसके मुताबिक किया जाएगा जब उन्होंने डिग्री हासिल की। चलिए अब एक नजर में जान लेते हैं कि धामी कैबिनेट में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड कैबिनेट विभिन्न खेलों में दमदार प्रदर्शन पर 6 विभागों में 150 पदों पर आउट फॉर्म टर्म नौकरी दी जाएगी। पिछले 8 से 9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका मिलेगा। खेल नीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलने का वर्ल्ड लेवल पर मेडल लाने वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में नौकरी मिलेगी। खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली आएगी।
प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है, इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया गया। परिवहन विभाग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों का आधा किराया माफ होगा। सरकार उसकी प्रतिपूर्ति देगी। जहां भी उत्तराखंड रोडवेज की बस जाती होगी वहां इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में ये एक्ट आएगा। सभी विभाग के साथ मिलकर पीपीपी प्रोजेक्ट आसानी से होंगे। 2014-15 से 21-22 तक का वार्षिक खेल सदन में रखने की मंजूरी मिली। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से होगा। जीव विज्ञान के साथ एडवांस जंतु विज्ञान विभाग स्तर की समिति ऐसे भी सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी। पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे 300 मीटर होगा। 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। सरकार इस सिविल एविएशन के नाम करेगी। जिन विभागों को इस भूमि के बदले मुआवजा चाहिए वो मिलेगा। 118,000 पॉली हाउस बनने हैं। 100 की बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा। संख्या 21,398 तक बढ़ा दी गई है। लागत उतनी ही रहेगी। लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन होगा। अध्यक्ष और सदस्यों में बदलाव होगा। आधे सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र या राज्य में क श्रेणी के पद वाले हो। इसके चयन के लिए एक समिति बनेगी जो 3 नाम देगी। आयोग में आने वाले सदस्य को पद से त्याग पत्र देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बनी योजना मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादन के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही, जिनका महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को राखियां भी बांधी। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई बुनाई, और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर उनके इन उत्पादों की ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करती हैं, तो इनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाजार मिल पाएगा। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं उनके किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, उनके उत्पादों को देखता हूँ, तो उनके उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कम नहीं है, जो हमारी बहनों के द्वारा अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बनाए होते हैं।
देखिए, आज मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गाँव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, बहुत से उत्पाद जो है वस्तुओं का निर्माण करती हैं और सरकार के द्वारा जो है उनको इन कार्यों को जो है करने के लिए बहुत कई सारी योजनाएं भी शुरू करी गई हैं और उनके सहयोग से महिलाएं जहां एक तरफ अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, कामों को शुरू कर रही हैं, वहीं जो है गवर्नमेंट उन्हें समय समय पर अलग अलग जो है मेलों के माध्यम से प्रदर्शनियों में भेजने का भी काम करता है और मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे आगे बढ़ा करके और समय समय पर इस योजना के माध्यम से महिलाओं को जो प्लेटफॉर्म देने का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अभी जो लोकोस का काम चल रहा है ना, उसमें भी मेरे को ट्रेनर के रूप में चयन किया है और साथ में आज मैं ये स्टॉल लगा रही हूँ महिलाओं द्वारा बनाया। सर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, सीएम सर यहाँ पे आए, उन्होंने जो वो नॉर्मल महिलाएं उन सबसे राखियां बंधवाई, मतलब इतना प्यार दिखाया उन्होंने हम लोगों को भी और हम लोगों को भी, मतलब उन्हें देख के बिल्कुल भाई वाली फीलिंग आई कि जैसे हमारे भाई आए होंगे, बड़े भाई यहाँ पे हम लोगों से मिलने। महिलाओं को समूह से स्वरोजगार मिल रहा है, एक रोजगार कितना बढ़ रही है महिलाएं और इलांस के उससे पहचान मिल रही है, उनके प्रोडक्ट को वो बनाती है या फिर उत्पादन करती है। दीपा है और सर मैं इस स्तर से 3 साल से हूँ, ये हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाते हैं सर। इसमें सारा जूट का और रोजमेरी से बना हुआ सामान है हमारा सारा। इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। इसरो की इस उपलब्धि के साथ ही पूरा देश इसरो को बधाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर तो मानो बधाई संदेशों की बाढ़ ही आ गई है। हर भारतीय चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व का अनुभव कर रहा है। पीएम मोदी ने भी इस दौरान इसरो और देशवासियों को बधाई दी। वहीं इन पलों को उत्तराखंड सचिवालय में तमाम स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत तमाम अधिकारियों ने भी देखा। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों के साथ ही प्रधानमंत्री को भी बधाई दी। उन्होंने छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। देखिए, अब हमारे जितने भी बच्चे हैं और जो टॉपर बच्चे हैं जो साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, उन बच्चों का हम एक बड़ी लॉन्चिंग की है कि उनके लिए छात्रवृत्ति योजना लाए हैं। बच्चों के लिए अब हमने प्रयोगात्मक विषय जितने हैं वहाँ पे साइंस लैब बना रहे हैं, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो अब हम साइंस लैब हर स्कूल में बनाने जा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है अभी से वो किसी को वैज्ञानिक बनना होगा, किसी को जो है बड़े क्षेत्र में काम करना होगा, तो अभी से बच्चे जो है उसकी शुरुआत सीखे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि आज का दिन जो है सबको पूरे जिंदगी में याद रहेगा कि आज हम लोगों ने बहुत बड़ा काम अपने देश में हुआ है। जो देश कभी सपेरों का देश कहा जाता था, वो देश आज चौथे नंबर पर आया है सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर कि 2 बार फेल होने के बाद भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कोशिश को नाकाम नहीं होने दिया। उन्होंने फिर से अपने आप को जागरूक किया ये सब करने के लिए। मुझे आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा और जो देश सपेरों का वो कहा जाता था वो आज इतना अच्छा वो सुनाया। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे सचिवालय में बुलाया और हमें इतना अच्छा देखने के लिए मिला। ये तो बीइंग इंडियन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हम भी चांद पर पहुँच गए हैं और अब हम भी सबको प्राउड से कह सकते हैं नाउ वी आर ऑन द मून। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जैसे पहले कहते थे चंदा मामा दूर के, पर अब हम कह सकते हैं चंदा मामा बहुत पास के और हम बहुत जल्द ही चांद पर होंगे। और अभी भी देश ने बीते दिन विश्व में अपना परचम लहराते हुए अपना चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचाया।
इस मौके पर देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ काशीपुर में भी स्थानीय लोगों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर गौरव का पल है पूरे देशवासियों के लिए और आज उसी खुशी में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ मिष्ठान वितरण कर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वास्तव में भारत इस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और आज चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मैं आदरणीय मोदी जी की जो इच्छा शक्ति है और इस देश के वैज्ञानिकों की जो इच्छा शक्ति है, चूंकि वैज्ञानिकों की इच्छा शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है और उसको लेकर हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। आज भारत ने चांद पर कदम रखे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को और विशेषकर अपने देश के वैज्ञानिकों को और देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज देश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक गौरव स्थापित किया है। ये देश के वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम ये आज काम आया है। हम सब देशवासी आज गर्व से गौरवान्वित हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने वो कारनामा करके दिखाया है। चंद्रमा पर आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को और अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत दुनिया में छा रहा है, भारत दुनिया में छाने जा रहा है। भारत दुनिया की आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी और एक बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बागेश्वर उपचुनाव में दल बदल की राजनीति लगातार जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों, कुछ निर्दलीय और छात्र नेताओं का पाला बदलने और अपनाने का सिलसिला जारी है। इससे बीजेपी का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं आपसे लोग कांग्रेस में आ रहे हैं तो कहीं कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए सीएम धामी ने आज बीजेपी में शामिल हुए नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल और बीएसपी अध्यक्ष सुंदर सियोनीवाल का स्वागत किया। सबसे पहले सुरेश भाई, रेखा दीदी, मीना दीदी, सबका, उनके समस्त समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 3 दिन पहले मैं उनसे मिला था उनके आवास पर और मैंने कोशिश करी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में मदद करें। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सुरेश भाई का और उनकी समस्त टीम का कि उन्होंने मेरी बात को माना और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। इससे बहुत निश्चित ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा हमारे नगर क्षेत्र को, क्योंकि वो सिटिंग चेयरमैन है और उनकी जो वाइफ हैं रेखा दीदी वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और कहीं ना कहीं उनके पास बहुत अच्छा जनादेश उनको मिला था। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उनके शामिल होने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हम पहले ही से कह रहे हैं कि चुनाव में जमानत जब्त होगी उसमें भी मदद होगी। मैंने हर प्रेस वाले को पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि हर कांग्रेस का व्यक्ति ज्वाइन करने को तैयार है और मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए हैं कि हमको भी ज्वाइन करा लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि हम ज्वाइन उन्हीं लोगों को करा रहे हैं जिनका वर्चस्व है, जिनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की है, जिनकी सोच विकास की है और जो कोई फ़ायदा उठाने के लिए पार्टी में ना जुड़े, जो बागेश्वर की सेवा करने के लिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को हम पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट से उनकी ओर से की गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। आपको बता दें, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की ये सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हुई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और बीजेपी सख्ते में आ गई, क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में रितु खंडूरी भी 2017 से 22 की योजना के दरमियान विधायक रही है और इससे पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में चढ़ती रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट को अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा करने की आखिर क्या जरूरत आ पड़ी।
महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट से उनकी ओर से की गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की यह सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हुई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और बीजेपी सख्ते में आ गई, क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से रितु खंडूरी भी 2017 से 22 की योजना के दरमियान विधायक रही है और इससे पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में चढ़ती रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट को अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा करने की आखिर क्या जरूरत आ पड़ी। नहीं, यमकेश्वर विधायक जी का बयान कल कुछ जगह किसी माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ तक भी आया। हमने उस संबंध में वार्ता की बात की है, हमारे प्रदेश के महामंत्री उनसे बात करेंगे, उनके किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात बोली है उसको फिर बाद में संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, लगातार यमकेश्वर का जो प्रतिनिधित्व है बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अगर आप रितु खंडूरी इनसे पहले रही, उससे पहले बर्थवाल जी जो हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने 15 साल तक वहां विधायक का पद संभाला, अब रेणु बिष्ट संभाल रही हैं। तो आखिर किसने चला? सरकारें इन्हीं की रही हैं। तो सब कुछ होते हुए, सरकार रहते हुए, इनकी ही बर्थवाल जी तो मंत्री भी रही, फिर आखिर ठगा किसने छला जनता को? आपने छला। और मैं सीधे कहना चाहता हूँ रेणु बिष्ट जी, छलने के साथ साथ जो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो होटल था उसमें डोजर चलवाने की आपने बात की थी कि मैंने डोजर चला के तहस नहस कर दिया, उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए, आपने सबूत मिटाए हैं, उसका भी जवाब आप जल्दी ही सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से देंगे, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट से उनकी ओर से की गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की ये सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हुई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और बीजेपी सख्ते में आ गई, क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से रितु खंडूरी भी 2017 से 22 की योजना के दरमियान विधायक रही है और इससे पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में चढ़ती रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट को अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा करने की आखिर क्या जरूरत आ पड़ी। तो मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज पर। नमस्कार।